नमस्कार। देखिए, हरित क्रांति या फिर नीली, पीली, गुलाबी क्रांति, जो भी क्रांतियाँ हैं, उसके द्वारा ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें जानना है। तो ग्रामीण जीवन की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि उसके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा हरित क्रांति आ जाने से। हरित क्रांति आ जाने से गांव के ग्रामीणों के राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना है। साथ ही हमें जानना है कि उनकी जो समाज की स्थिति वो कैसी हो गई, यानी कि जो सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा हरित क्रांति आ जाने से। तो शुरुआत होती है एकदम 1947, नया नया भारत देश आज़ाद हुआ है। और ये जो देश आज़ाद हुआ है अपने नए अरमानों को लिए हुए, ये बोलता है कि क्योंकि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान शुरुआत से ही रहा है, तो हमें कृषि में ही उन्नति करना है। क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम है 70% 80%, 1947 के टाइम तो अराउंड 80% जो थे वो कृषक थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि इसी क्षेत्र में उन्नति करना चाहिए, लेकिन हमारी कृषि जो थी बहुत ज़्यादा पिछड़ी थी। कारण क्या था इसका पिछड़ा होने का? औपनिवेशिक, यानी कि जो ब्रिटिश हैं उनकी नीतियाँ, उनकी गलत नीतियाँ। तो ब्रिटिश की गलत नीतियों के कारण जो है हमारी कृषि जो है वह क्या है, पिछड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। 1947 का ये टाइम है। तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ जो है वह अच्छा करना चाहिए, और इसीलिए उर्वरकों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उर्वरक को बढ़ावा देने का मतलब है उर्वरक उद्योग को बढ़ावा दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक इसी टाइम आप देखेंगे मैक्सिको में कुछ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है कि कुछ शोध कार्य हो रहा है। शोध कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उससे दशक पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इसके समय आने से पूरे विश्व में अकाल की स्थिति आ गई थी, खाद्यान्न की जो है कमी आ गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हर जगह जब आप देखेंगे खाद्यान्न की कमी हो गई है। सारा विश्व एक साथ जुट हो गया है, रिसर्च कार्य कर रहा है। और यही रिसर्च कहाँ चल रहा है? मैक्सिको में। मैक्सिको में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। बेहद फेमस साइंटिस्ट हैं। इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने एक स्पीसीज़ को जन्म दिया जो छोटी सी थी, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसका नाम इसलिए भी है क्योंकि ये छोटी सी स्पीसीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा दाने हैं। हर एक फली में इसके बहुत ज़्यादा दाने हैं। गेहूं के बारे में बात चल रही है। तो ये जो है गेहूं के बहुत ज़्यादा दाने हैं यहाँ। तो ये छोटा सा पौधा है, लैब में बनाया गया है, नॉर्मन बोरलॉग में बनाया है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। क्योंकि ज़्यादा दाने हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। ज़्यादा प्रोडक्शन कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ देगा। तो ऐसी स्पीसीज को इन्होंने बोला कि भैया ये क्योंकि ज़्यादा दे रही है, तो हाई इल्ड वैरायटी कहते हैं इसको। हाई इल्ड मतलब पैदा करना, वैरायटी मतलब स्पीसीज़। तो HYV बीज जो हैं, ऐसे बीज बनाए गए नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इसीलिए इनको कहा गया, मैं क्या कहा गया, विश्व में हरित क्रांति का जनक। ये बेहद फेमस है, बहुत कॉमन सा बात है, सबको पता है ये। तो ये जो हरित क्रांति के जनक हैं विश्व के, इन्होंने इस प्रकार की स्पीसीज़ को जन्म दिया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भारत में भी कुछ हाथ पांव मारा गया। भारत में भी कुछ नामी गिरामी साइंटिस्ट हुए हैं, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, क्या है? MS स्वामीनाथन। तो भारत में क्रांति के जनक कौन है भैया? स्वामी जी हैं हमारे। स्वामी जी भी जो है उनको भी पता चला कि ऐसी कोई स्पीसीज़ है जो लाई गई है, ज़्यादा उत्पादन देती है, ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो उन्होंने बुलवाया इस स्पीसीज़ को, भारत में मंगवाया, ख़रीदा गया 1960 के टाइम में। भारत में भी भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि 1947 के अराउंड ही गलत नीतियाँ आ गई थी ब्रिटिश की। तो इस अकाल से जूझने के लिए 1960 में मंगवाया गया HYV बीज, और इसे डिप्लॉय किया गया भारत में। भारत के कुछ चुनिंदा एरिया में डिप्लॉय किया गया, मतलब बोला गया कि हम इसे इस चुनिंदा एरिया में उगाएंगे। तो बोलते हैं चुनिंदा एरिया में क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं? तो जब पूरे भारत में भेजा गया तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो बीज है सक्सेस नहीं हुआ। क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पास इसके पर्यावरणीय जो बोलते हैं एक अनुकूलन होता है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढलना। क्योंकि ये लैब में बनाया गया था,
और लैब में बनाए जाने के कारण जब इसे धरती पर उगाया गया तो देखते हैं कि भैया ये तो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा। धरती में तो एक से एक महान कीट लोग बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े कीट, है ना, बड़े से बड़े जो हैं वो पतंगा लोग बैठे हुए हैं, सब खा पी के इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो बोलते हैं इनके कारण, कीटों के कारण, इन्वायरमेंट के कारण, सूरज की भयंकर गर्मी के कारण, कहीं बरसात के कारण ये अदर एरिया में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, कुछ चुनिंदा एरिया में सक्सेस हो रहा है। तो वो जो थे, कहाँ के चुनिंदा एरिया थे? यहाँ के चुनिंदा एरिया थे। भारत के नॉर्थ वेस्ट के जो चुनिंदा एरिया है वहाँ ये सक्सेस हो पा रहा है। कौन? HYV बीज। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में सक्सेस हो रहा है ये। तो बताते हैं ये कौन सा एरिया था। तो यूपी, जो हम लोग बोलते हैं पश्चिमी यूपी, मेरठ वाला एरिया इधर का जो आता है, और बोलते हैं पंजाब और हरियाणा, ये सब जानते हैं। पंजाब हरियाणा में जो है वह लाया गया था HYV बीज, और यहीं पास आती है हरित क्रांति, इसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्योंकि ये नया नया बीज आया है, कुछ चुनिंदा में लाया गया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं 1960 के अराउंड क्योंकि लाया गया था। तो 1960 के अराउंड, 1960-63 के अराउंड जब ये लाया गया तो हम लोग बोलते हैं एक प्रोग्राम था, IADP नाम दिया गया। चुनिंदा क्योंकि एरिया में इसे लाया गया है तो उस चुनिंदा एरिया के कारण इसे नाम दिया गया IADP। नाम सोचिए आप क्या हो सकता है। तो बताते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा करके इसका नाम दिया गया। 1960 से 63 के अराउंड ये चलता है। तो कुछ एरिया में दिया गया और हरित क्रांति चालू हो गई। तो देखिए हरित क्रांति चालू हो गई, जैसा मैंने आपको बताया कि नया नया बीज है, छोटा सा ही पौधा है, प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है। तो लेकिन इसको पानी ज़्यादा पीने की आदत है, इस छोटे से पौधे को पानी ज़्यादा पीता है, पानी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ट्यूबवेल आपको लगाना पड़ेगा। तो बताते हैं कि क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इसलिए ट्यूबवेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। पंजाब हरियाणा में नहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसलिए हरीके कहाँ से? हरीके बैराज, यहाँ से डायरेक्ट जो है वह पानी ला दिया गया। कहाँ से? ये इंडस, झेलम, सतलुज, ये जो नदियाँ हैं इनसे नहर निकाली गई राजस्थान को सिंचित करने के लिए, पंजाब हरियाणा को सिंचित करने के लिए। हरीके बैराज भी नाम दिया गया, बनाया गया, वहाँ से नहर निकाली गई और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ पास पहुँचाया जा रहा है। तो ट्यूबवेल की ज़्यादा से ज़्यादा पानी लग रहा है, छोटा सा पौधा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको, क्योंकि कीट पतंगा परेशान कर रहे हैं, तो कीट पतंगा से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या लगाया जा रहा है भैया? कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं इसमें। तो कीटनाशकों का छिड़काव ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब ज़्यादा ये जो है ना, हमारी लैंड जो है वह इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पास NPK की कमी है। किस चीज़ की? नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम की, कैलियम की कमी है। तो नाइट्रोजन, पोटास और कैलियम की कमी के कारण NPK जो है वह यहाँ डालना पड़ रहा है। तो बोलते हैं ये क्या है? तो उर्वरक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डाल दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालना पड़ रहा है इस छोटे से पौधे में। अब लेकिन प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, भले हमें कमी है भैया लेकिन प्रोडक्शन हम बहुत देंगे। तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण बहुत ज़्यादा जो है वह क्या हुआ, मार्केट में बेचा गया, और मार्केट में जब बेचा गया इसे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाई हुआ। पैसा कमाई, आपको पता है कि आर्थिक वृद्धि हो गई, इकोनॉमिकली वृद्धि हो गई किसानों की। तो सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाता है, नई कृषि टेक्निक के साथ साथ किसानों की आर्थिक वृद्धि हो जाती है हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आर्थिक उन्नति का हो जाना। लेकिन ये जो आर्थिक उन्नति है ये किनकी हुई है? बड़े किसानों की हुई है, ये छोटे किसान नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि छोटे किसान, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक जो है ये महंगे आते हैं, तो बड़े किसान ही इसको एफर्ट कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले बड़े किसानों के लिए। आगे हम देखेंगे कि जो हरित क्रांति है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसमें जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि बड़े किसान क्योंकि ज़्यादा समृद्धशाली हो गए हैं, ज़्यादा पैसा आ गया, रिच हो गए हैं,
तो एक खाई सी बन गई है छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच में। तो छोटे किसान और बड़े किसानों के बीच में एकदम खाई सी बन गई है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किसान और बड़ा होता जा रहा है, पैसे वाला और ज़्यादा पैसा कमाते जा रहा है। तो हरित क्रांति के एक नेगेटिव इम्पैक्ट में ये भी इम्पैक्ट आता है। ज़्यादा एरिया लगातार ख़रीदा जा रहा है बड़े किसानों के द्वारा। अब ये ज़्यादा बड़े एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जब, तो इन्हें पहुंचाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जा रही है। ये सड़कें बनाई जा रही है, तो सड़कें भी बनाई गई इसी समय। तो आपने देखा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बताते हैं सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग गई। भारत में अब जो है वह क्या हो गया है, सड़कें बन रही है। भारत में अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लाई जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से बड़े बड़े जो है वह मशीनें इनको काटेंगी, बड़ी बड़ी पानी की मशीनें लगेंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा नहरों से खींचेंगी, तो बोलते हैं बिजली की भी इसमें ये। तो ये कौन सा प्रभाव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव होगा। बिजली का खंभा लग गया है यहाँ पास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं अब, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव, बिजली। और आपने देखा सड़कों का बनना। देखिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए भंडारण केंद्र बनाने पड़ेंगे। तो जब भंडारण केंद्र बने, और तीसरा और क्या है, संस्थागत चीज़ें लाई जाएगी। संस्थागत कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, अब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण किसानों के पास ज़्यादा आमदनी होने के कारण ये बैंक के पास जाएंगे, बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बैंक इनको लोन देगा। तो बैंक भी कौन सा, तो बोलते हैं कोऑपरेटिव और आरआरबी सोसाइटी। आरआरबी जैसे बैंक जो है वह उनका विकास हुआ। तो संस्थागत प्रभाव पड़ता है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी का विकास होना, कोऑपरेटिव बैंक का विकास होना, ये क्या है, संस्थागत प्रभाव हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसान की जो है इकोनॉमिकली वृद्धि हो गई है। दूसरा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि संस्थागत विकास हुआ है। तीसरा इम्पैक्ट आपने देखा कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचनात्मक विकास हुआ है। तो ग्रामीण हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली पीली गुलाबी क्रांति से ये तीन इम्पैक्ट आपने सामने सामने देख लिए। आइए देखें नीली पीली हरी गुलाबी क्रांति से सामाजिक जीवन, हरित क्रांति से सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक तौर पर। आपको पता चल गया है कि बड़े किसान जो है वह और ज़्यादा धनी हो गए, और छोटे किसान और ज़्यादा जो है वह गरीब हो गए। लेकिन जो मझोले किसान थे उनका भी भला हुआ, वो भी थोड़ा ऊपर उठ के आए। बातें जो भी हो, किसान जो है अब मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जो है मंडी में अपना अनाज बेच रहा है। बातें जो भी हो, अब जो है जीविका नहीं रह गई है। अब पहले जो है किसान केवल जीवन यापन के लिए करता था अपना काम, लेकिन अब जो है इसकी आय बन गई है, इसकी इनकम का स्रोत बन गई है। तो किसानों की इनकम का स्रोत बन जाती है कृषि, ये इसका सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव में अब और आप देखेंगे कि एजुकेशन विकसित हो गया है किसानों में। एजुकेशन क्या विकसित हो गया है, एजुकेट होने लग गए हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया है तो वह एजुकेट होने लग गए हैं। अब जो पुरानी प्रथा चल रही थी, जजमानी प्रथा, जिस दूसरा जमींदारी प्रथा जो चलती थी, किसान जो है जमींदारों के पास जाता था और जो जमींदार को जो है नमस्कार सलाम दुआ करता था, अब जमींदार हट गए हैं, एकदम कम हो गए हैं। इस हरित क्रांति का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जजमानी प्रथा ये ख़त्म हो गई, किसान एजुकेट हो गया है। लेकिन एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, वो छोटे किसान जो है वह ज़्यादा लाभ नहीं पा पाए। तो आपने देखा सामाजिक क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। अब जीविका इसकी बन गई है, जीविका नहीं रही, अब इसकी आय बन गई है। और एक और इम्पैक्ट जो नेगेटिव में आप देख सकते हैं वो है कि पहले जो थी महिलाएं, वो क्या करती थी कि पहले महिलाएं भी जो है वह खेती में भाग लेती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें आ जाने से महिला जो है वह अब खेत में नहीं जा रही है काटने के लिए, मशीनों से ही कटाई हो जा रही है, या मशीनों से ही जो है वह हार्वेस्टिंग वाला काम हो जा रहा है। तो महिलाओं की जो स्थिति है वो अब घर में कैद हो गई है, यानी तो महिलाओं की स्थिति अब घर के अंदर हो गई है। तो आपने देखिए, किसान जो पहले बस एक किसान कहलाता था, अब वो जो है राजनीतिक दबाव बना रहा है।
कैसे राजनीतिक दबाव बन रहा है? पैसा आ जाने के कारण भैया अब ये समूह में इकट्ठे हो गए, अब ये लगातार बार्गेन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो कहते हैं कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो बार्गेनिंग क्षमता आ गई गवर्नमेंट के साथ बार्गेन करने की। क्या करने की? बार्गेन करने की क्षमता आ गई है। किसान एक नया वर्ग बना है जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वह अलग से एमएसपी निर्धारण कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी समय आता है। पहले ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देखेंगे 1960-70, इस समय नहीं दिखेगा। हाँ, जब हरित क्रांति अपने व्यापक प्रभाव पर आती है तब एमएसपी भी आपको दिखता है। तो एमएसपी का आना, बार्गेनिंग होना, साथ ही भूमि सुधार जैसे जो है नए नए काम आपको दिखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि राजनीतिक प्रभाव है। किसका? तो हरित क्रांति के आ जाने से। अब जो है किसान, एक और बड़ा ही शानदार आप देखिए कि किसान जो है वह बार्गेन तो कर रहा है, साथ ही अब ये क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। वोट की ताकत जो है वह आ गई है हमारे किसानों के पास, और ये दबाव बना रहा है। सत्ता को हिलाने की ताकत आ गई है, यानी कि सीएम पीएम को चैलेंज कर देने की ताकत आ गई है। कहते हैं इसको दबाव समूह की तरह जो है वह पेश हो गया है किसान। तो दबाव समूह बनकर कर्ज माफ़ी करवा रहा है किसान। कौन? कर्ज माफ़ी। किस में? तो राजनीतिक इम्पैक्ट में आप कहेंगे कि किसान एक नए वर्ग की तरह उभर के आता है। भूमि सुधार के कार्यक्रम होते हैं। तीसरा, दबाव समूह की तरह विकसित होता है। चौथा, कर्ज माफ़ी करवाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सामाजिक प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक क्या प्रभाव पड़ा किसमें, हमारे हरित क्रांति से। और आपने देखा कि अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, और आपने देखा राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।